एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी इंग्लिश बुक पूरी यूनिट 1 विट एंड विजडम। ठीक है, तो यूनिट 1 में हमें किस बारे में बात की गई है? इसमें विजडम के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में। ठीक है, यूनिट 1 में तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है द विट दैट वॉन हर्ट्स। विट का मतलब इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटेलिजेंस दैट वोंट हर्ट्स, वो इंटेलिजेंस है जो सबका दिल जीत लेते हैं। ठीक है, तो इस बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक्टिविटीज करते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। फर्स्ट वन इज सिलेक्ट क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन हु यूजेस विट फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। ये बॉक्स दिया है, इसमें कुछ विट दिया है, मतलब इंटेलिजेंस वाली क्वालिटीज दी है। तो उस पर्सन की हमने क्वालिटी सिलेक्ट करनी है, वो पर्सन जो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। तो उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ हो सकती हैं? वाइज होगा वो, है ना, वाइज का मतलब बहुत ही बुद्धिमान होगा। और क्या हो सकता है वो? क्लेवर होगा। ठीक है, चालाकी से दिमाग चलाएगा वो। ऑब्जर्वेंट होगा, वो हर चीज़ को ऑब्जर्व करेगा। ह्यूमरस भी होगा, थोड़ा हंसी मजाक करेगा। क्रिएटिव होगा, कुछ भी नया सोचना, कुछ भी नया करना। कॉन्फिडेंट, फुल कॉन्फिडेंट होगा उसमें। एनर्जेटिक होगा, पंक्चुअल होगा, जो हर काम को टाइम पर करे। तो ये सब क्वालिटीज एक पर्सन में हो सकती है, उस पर्सन में जो इंटेलिजेंस का यूज करते हैं। सेकंड वन इज वर्क इन पेयर्स एंड आंसर द रीडर्स दैट आर गिवन बिलो। कुछ यहाँ हमें रीडर्स दिए हैं, पहेलियां दी हैं जिनके हमें आंसर देने हैं। आई कैन बी अ फ्रेंड और अ फो, कि मैं आपका दोस्त भी हो सकता हूँ और दुश्मन भी, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू यूज मी। आप मुझे कैसे यूज करते हैं, ये सब उस पर डिपेंड करता है। आई कैन ब्रिंग बहुत जॉय और पेन, मैं आपके लिए खुशियां भी ला सकता हूँ और दर्द भी। वट एम आई, तो मैं क्या हूँ? तो इसका आंसर आएगा वर्ड्स। ठीक है, कुछ वर्ड खुशी के अदर कुछ दुखी के, ये हो गया वर्ड्स। नेक्स्ट, व्हाट इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ यू बट कांट बी सीन, जो हमेशा आपके आगे रहता है बट आप उसे नहीं देख सकते। तो इसका क्या आंसर होगा? फ्यूचर। फ्यूचर हमेशा आगे का होता है, लेकिन हम उसे कभी भी देख नहीं सकते हैं। आई कैन बी मेजर्ड बट आई कांट बी टच, मुझे माप सकते हैं लेकिन मुझे टच नहीं कर सकते। आई कैन बी स्पेंट, मुझे खर्च कर सकते हैं बट आई कांट बी सेव्ड, लेकिन मुझे सेव नहीं किया जा सकता। वट एम आई, तो मैं क्या हूँ? क्या हूँ मैं? टाइम। ठीक है, टाइम को हम टच नहीं कर सकते, टाइम को हम स्पेंड कर सकते लेकिन सेव नहीं कर सकते। वट हैज़ टू बी शेयर्ड बिफोर यू कैन कीप इट, वो क्या चीज़ है जो तुम शेयर करते हो अपने पास रखने से पहले? तो वो क्या है? अ सीक्रेट। ठीक है, कोई भी सीक्रेट बात जो हम किसी को नहीं बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्कस इन पेयर्स। व्हाई आर क्वालिटीज लाइक ह्यूमर एंड विट इम्पोर्टेंट इन अ पर्सन, कि एक पर्सन में ह्यूमर, हंसी मजाक एंड विट, इंटेलिजेंस, ये क्वालिटीज होना क्यों जरूरी है? ठीक है, तो इसमें हम क्या आंसर दे सकते हैं कि एक पर्सन में ह्यूमर और विट होना क्यों जरूरी है? ताकि अगर कोई भी उसकी लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशन आए तो वो उसको स्मार्टली फेस कर सके, उस प्रॉब्लम के साथ इजीली वो डील कर सके। और ह्यूमरस होगा तो वो क्या कर सकता है? कोई भी कन्वर्सेशन होगी आपस में तो वो उसे इंजॉयबली कंप्लीट कर सकता है। और कोई भी प्रॉब्लम्स होगी उसे किसी बिना एंगर के, बिना किसी को हर्ट किए वो उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है। नेक्स्ट वन, व्हाई डू यू थिंक किंग्स एंड क्वींस प्रेफर टू हैव विटी पीपल अमंग देयर कॉर्टेज? वो कह है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो राजा रानी होते हैं वो अपने कॉर्टियर्स में, मतलब जो उनके दरबारी होते हैं, उसमें वो कुछ विटी पीपल, कुछ इंटेलिजेंट पीपल को क्यों रखते हैं? ठीक है, अब क्यों रखते हैं? क्योंकि
उनके पास क्या होता है, बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जो राजा रानी को सोल्व करने होते हैं, ठीक है। तो उन प्रॉब्लम्स को उन्हें बहुत ही चालाकी से सोल्व करना होता है। तो अगर विटी पीपल होंगे उनके दरबार में, तो वो उनको क्या देंगे, टाइमली उनको एडवाइस देंगे, अच्छी एडवाइस देंगे, प्रॉब्लम को अच्छी तरह से सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। और अगर कुछ भी टेंशन वाली बात है तो उसको सॉल्व करने में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो वहां पर राजा रानी के डिसीजन लेने में वो पर्सन हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, इफ यू वर asked to solve a disagreement between two people, what approach would you take? कि किसी दो पीपल के बीच में डिसएग्रीमेंट हो या कोई बहस हो रही है और आपको कहा जाए कि आपको उस बहस को सॉल्व करना है, तो आप कौन सा अप्रोच यूज करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों पर्सन की बात को अच्छे से ध्यान से सुनेंगे। फिर हम ट्राई करेंगे उनकी बात को समझने का, उनकी फीलिंग्स को समझने का, और फिर हम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से उस बात को देखेंगे और उनकी फिर हेल्प करेंगे, ठीक है। हम उन्हें कुछ एडवाइस भी देंगे और कुछ हम हंसी मजाक भी करेंगे ताकि वो उस टेंशन वाले माहौल से बाहर आ सकें, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, हैव यू एवर बीन इन अ सिचुएशन वेयर अ स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग लेड टू अ बिग प्रॉब्लम? कि क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन आई है जब एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई हो? हाउ वाज इट रिजॉल्व? इसको कैसे सॉल्व किया गया? तो हम कुछ भी बता सकते हैं कि हाँ, मेरी फ्रेंड के साथ थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, या फ्रेंड या फिर ब्रदर के साथ, सिस्टर के साथ, ठीक है। तो इसमें आप ये बोल सकते हैं कि यस, मेरे एक फ्रेंड के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मैंने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया और वहाँ से क्या हुआ, हमारी बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, ठीक है। और फिर हमने इसको रिसॉल्व कैसे किया, आपस में पहले हमने अच्छे से बात की, एक दूसरे की बात सुनी और फिर हमारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको हमने सॉल्व कर लिया। ओके, तो ये थी हमारी एक्टिविटीज। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द विजयनगर एम्पायर was renowned for its glory, wealth and cultural achievements। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? विजयनगर साम्राज्य की, जो क्या था, फेमस था। रिनाउंड मतलब बहुत फेमस हो, जिसको हर कोई जानता हो, वेल नोन, ठीक है। किस लिए जाना चाहता था वो? फॉर इट्स ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब ब्यूटी, वेल्थ जो भी उसकी समृद्धि थी, एंड कल्चरल अचीवमेंट्स और जो भी उनके सांस्कृतिक उपलब्धियां थी। तो इसमें क्या कहा है, विजयनगर एम्पायर था, वो अपने ब्यूटी, वेल्थ और कल्चरल अचीवमेंट्स के लिए बहुत फेमस था। Among its many illustrious rulers, King Krishnadev Rai ruled 1509 to 29 CE, stood out as a wise and powerful monarch। अब इसमें क्या क्या है? illustrious का मीनिंग है रिस्पेक्टिंग एंड फेमस। तो वो कह रहे हैं कि बहुत सारे फेमस रूलर में से एक एक और किंग थे। कौन? किंग कृष्णदेव राय, जो क्या थे? स्टूड आउट एज अ वाइज एंड पावरफुल मोनार्क। मोनार्क का मतलब राजा। तो कृष्णदेव राय थे, वो इतने सारे रूलर्स में से एक थे जो बहुत ही वाइज थे, बुद्धिमान थे और पावरफुल थे, ठीक है, बहुत ही शक्तिशाली थे। His reign is often referred to as the golden era of the Vijayanagara Empire। तो क्या कह रहे हैं कि जो उनका शासन काल था कृष्णदेव राय का, उसे हमेशा क्या कहा जाता है? विजयनगर एम्पायर का गोल्डन इरा, कि वो उनके उस जो विजयनगर एम्पायर था उसके बहुत ही सुनहरे दिन थे उस टाइम। अ टाइम व्हेन, वो समय था, व्हेन आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्लोरिस्ड। ये वो टाइम था जब कला, साहित्य और वास्तुकला का बहुत ही ज्यादा विकास हुआ। A great patron of learning, Krishnadev Rai was not only an eminent warrior but also a gifted poet। तो वो क्या कह रहे हैं? पैशन का मतलब क्या है? सपोर्टर। एमिनेंट का मतलब फेमस। तो वो कह रहे हैं कि जो कृष्णदेव राय थे वो क्या थे?
लर्निंग के स्पॉटर थे, मतलब हर चीज़ को स्पॉट करते थे, कुछ भी चीज़ सीख लें। तो वो कह रहे कि वो सिर्फ नॉट ओनली एमिनेंट वॉरियर, कि वो सिर्फ एक फेमस वॉरियर ही नहीं थे, बल्कि वो और क्या थे, बट ऑल्सो गिफ्टेड पोएट, बल्कि एक बहुत ही अच्छे कवि भी थे। हिज वर्क्स सच एज द एपिक अमुक्तमाल्यद एंड द संस्कृत ड्रामा जाम्बवती परिणयम आर एक्लेम इवन टुडे। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी लिटरेचर वर्क भी किए, जैसे कि उन्होंने एक एपिक, एक महाकाव्य लिखा था, उसका नाम था अमुक्तमाल्यद, और एक संस्कृत ड्रामा भी था उनका, जिसका नाम था जामवती परिणयम। तो ये दोनों उनके जो आर्ट वर्क थे, लिटरेचर वर्क थे, ये आज भी बहुत फेमस हैं, इनको आज भी बहुत प्रशंसा मिलती है। तो यहाँ हमें किस बारे में बताया गया, विजयनगर साम्राज्य है, उनके जो राजा थे कृष्णदेव राय जी, उनके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट, कृष्णदेव राय's court was home to 8 celebrated poets, collectively known as the अष्टदिग्गज। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो कृष्णदेव राय थे, उनके दरबार में क्या थे, 8 सेलिब्रेटेड पोएट, मतलब कि बहुत ही फेमस 8 पोएट थे, उनका एक ग्रुप था, और उस ग्रुप को किस नाम से जाना जाता था, अष्टदिग्गज। These poets including अलसानी पेदना एंड तेनाली रामा कृष्ण। तो वो कह रहे हैं कि 8 पोएट्स का ग्रुप था, उसमें कौन थे, और अलसानी पेदना और तेनाली राम कृष्ण भी थे, एंड रीच द लिटरेरी ट्रेडिशन विद देयर मास्टरपीसेस। जिन्होंने क्या कहा किया था, जिन्होंने अपने मास्टरपीसेस, मतलब कि जो उनके फेमस लिटरेरी वर्क थे, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपने मास्टरपीसेस से लिटरेरी ट्रेडिशन को बहुत ही एनरिच्ड किया था, फ्लोरिश किया था। तेनाली रामाकृष्ण in particular was known for his quick wit and humor, earning him a special place in the king's court as both a poet and a witty advisor. तो वो क्या कह रहे हैं कि जो तेनालीराम कृष्ण थे, वो कैसे थे, क्विक विट, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, और ह्यूमर, और बहुत ही हंसी मजाक करने वाले भी थे। तो वो अपनी इन क्वालिटीज़ के लिए बहुत जाने जाते थे, और इन्हीं की वजह से उन्होंने किंग के कोर्ट में एक बहुत बड़ी जगह अपने लिए बनाई थी, किसके इस रूप में, एक पोएट के रूप में, और एक विटी एडवाइजर, एक कवि के रूप में, एक इंटेलिजेंट एडवाइजर के रूप में। हिज क्लेवर सॉल्यूशंस टू seemingly insurmountable problems made him a beloved figure in the empire's history। तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर कभी भी राजा के सामने कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती थी जिसको सॉल्व करना इम्पॉसिबल होता था, इनसरमाउंटेबल का मीनिंग है अनडिफीटेबल, मतलब ऐसी प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। तो वो कह रहे हैं कि अगर राजा के सामने कभी ऐसी बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लम आ जाती थी, तो उसका सॉल्यूशन तेनाली जी इजीली दे देते थे। वो अपना दिमाग यूज़ करके बहुत ही चालाकी से वो उनका सॉल्यूशन दे देते थे, और इससे एम्पायर की हिस्ट्री में वो एक बहुत ही बिलोव्ड फिगर बन गए थे। Even the wisest rulers face moments of disharmony, and at one such time, the king had a quarrel with his queen। तो वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ तक कि जो सबसे बुद्धिमान राजा होते थे, वो भी कभी कभी क्या वो भी कभी कभी क्या करते थे, डिसहार्मोनी का सामना करते थे, मतलब डिसएग्रीमेंट का सामना करते थे, मतभेदों का सामना। और एक बार तो क्या हुआ, जो किंग थे, उनकी अपनी वाइफ जो रानी थी, उनके साथ बहस हो जाती है, और वो रानी कौन थी, थिरुमलंबन। अब किस बात पर हुई उनकी लड़ाई, ओवर अ सीमिंगली ट्रिवियल मैटर। ट्रिवियल का मतलब जो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं होता, अनइम्पोर्टेंट, मतलब एक छोटी सी बात थी, उसी पर राजा और रानी के बीच बहस हो गई, ऐसी बात जो इम्पोर्टेंट भी नहीं थी। फॉर वीक्स, काफी वीक तक, ही डिडंट अटर अ सिंगल वर्ड टू हर। अटर का मतलब क्या होता है, कहना,
ठीक है, तो वो कह रहे कि कई हफ्तों तक तो उन्होंने एक वर्ड भी नहीं कहा रानी से। एंड इन हिज फ्रस्ट्रेशन स्टॉप्ड विजिटिंग हर ऑल टुगेदर। ठीक है, और इसी फ्रस्ट्रेशन में, निराशा में, उन्होंने पूरी तरह से रानी के पास जाना बंद कर दिया। His absence cast a shadow over the palace, and the once cheerful corridors seemed quiet and forlorn. Forlorn का मतलब क्या होता है? lonely, बिल्कुल अकेलापन। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो उनकी absence थी, उसने क्या कर दिया, महल में पूरी तरह से उदासी छा गई थी उसके कारण। और पहले जो महल के कॉरिडोर में चीयरफुल मतलब हंसी खुशी रहती थी, अब वो बिल्कुल क्या हो गई थी, शांत हो गया था और अकेला अकेला हो गया था वहां। थिरुम लंबन डिस्ट्रॉट एंड अपसेट। तो जो रानी है, अब उनकी बात हो रही है, वो बहुत ही डिस्ट्रॉट थी, परेशान थी और अपसेट दुखी थी। ट्राइंग हर बेस्ट टू रिजॉल्व द इशू। उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपना मतलब पूरी तरह से उन्होंने एफर्ट लगाई, बट फेल, लेकिन वो फेल हो गई। विद नो अदर ऑल्टरनेटिव शी डिसाइडेड टू सीक द हेल्प ऑफ तेनाली राम। तो अब वो क्या कह रहे हैं, अब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब किससे हेल्प लेंगे, तेनाली से। द कोर्ट्स ब्रिलियंट एंड विटी पोएट, जो क्या है, राजा जी के दरबार के सबसे ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट पोएट हैं। राम लिसन पेशेंटली एज द क्वीन रिकाउंटेड द इंसिडेंट इन डिटेल। अब जो रानी जी है, वो तेनाली जी को पूरी इंसिडेंट बताती हैं अच्छे से डिटेल में, और राम जी उनकी बात को अच्छे से सुनते हैं। द किंग रोट अ पोएट, अब शी बिगेन। अब रानी जी बताना स्टार्ट करती हैं कि जो किंग थे, उन्होंने एक पोएम लिखी थी, हर वॉइस ट्रेमलिंग। और ये बात बताते बताते उनकी वॉइस थोड़ी कांपी रही थी। इट वॉज फिल्ड विद वेग एक्सप्रेशंस। वेग का मतलब अनक्लियर, जो क्लियर ना हो। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ये क्या था, अनक्लियर एक्सप्रेशन थे, मतलब इसमें कुछ भी क्लियरिटी नहीं थी। किस बारे में बात थी इसमें, सन, मून, स्टार्स, ब्यूटीफुल स्काई, इन सब के बारे में बात थी, कुछ भी क्लियरिटी नहीं थी, बट इन इट मेड नो सेंस। तो वो कह रहे हैं कि वो अपनी पोएम में इन सब वर्ड्स का यूज कर रहे थे, सन, मून, स्टार्स, ब्यूटीफुल स्काई, बट इनका कोई भी सेंस नहीं था। व्हेन ही ट्राइड टू रिसाइटिंग इट टू हिज मिनिस्टर्स। रिसाइट का मतलब पोएम को कहना, पोएम को सुनाना। कि जब राजा ने अपने मंत्रियों को अपनी पोएम सुनानी चाही, दे ऑल अवॉइडेड हिम, तो उन सब मिनिस्टर्स ने उन्हें क्या क्या अवॉइड किया, कुछ भी बहाना बनाकर वहां से निकलते गए, मेकिंग एक्सक्यूजेस, मतलब वो सुनना ही नहीं चाहते थे राजा जी की पोएम, इसलिए वो कुछ ना कुछ बहाना करके वहां से निकल रहे थे। इट वॉज लेट इवनिंग, अब बहुत ही शाम हो गई थी। वेन ही केम टू मी, जब राजा मेरे पास आए, सीकिंग एन ऑडियंस, मतलब ये सोचते हुए कि मैं उनको सुनूं। ही बिगेन रिसाइटिंग इट टू मी, अब उन्होंने मुझे अपनी पोएम सुनानी स्टार्ट की। बट आई वॉज सो एग्जॉस्टेड आफ्टर अ टायरिंग डे, लेकिन मैं पूरे दिन भर से थकी हुई थी कि ठीक है, पूरे दिन का काम करके मैं पूरी तरह से थकी हुई थी। दैट आई यॉन, और फिर मैंने क्या किया, जम्हाई लेनी शुरू की। नॉट वंस, एक बार नहीं, बट सेवरल टाइम्स, लेकिन बहुत बार। द किंग थॉट, तो राजा ने सोचा, आई वॉज डिसरिस्पेक्टिंग हिज पोएम, कि मैं उनकी पोएम की डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ। एंड स्टॉर्म ऑफ, स्टॉर्म ऑफ का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, गुस्सा होना, ठीक है, एंग्री। सिंस देन ही हैज नॉट स्पोकन टू मी, और तब से उन्होंने मुझसे बात की ही नहीं। इफ आई हैड नोन दिस वुड हैपन, अगर मुझे पता होता कि ऐसा होएगा, आई वुड हैव चोजन अनदर डे, तो मैं कोई दूसरा दिन ढूंढती, कि मैं किसी दूसरे दिन उनकी पोएम सुनती। हेल्प मी प्लीज राम, मेरी मदद करो। ओनली यू कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड, सिर्फ तुम ही हो जो राजा को समझा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो किंग थे, उनकी क्वीन के साथ बहस हुई थी। तो क्वीन को
अब कोई तरीका नहीं मिला इस बहस को सॉल्व करने का, तो वो तेनालीराम जी के पास आते हैं। फिर वो उनको सारा इंसिडेंट बताती है कि जो राजा जी उन्होंने एक पोएम लिखी थी, वो अपने मिनिस्टर्स को सुनाना चाहते थे, लेकिन वो कुछ ना कुछ बहाना लगाकर वहाँ से निकल जाते थे। फिर एक दिन बहुत शाम हो चुकी थी, वो मुझे अपनी पोएम सुनाने के लिए, लेकिन मैं पूरे दिन के काम से थक चुकी थी और मुझे क्या जमाइन आने लग गई। एक बार नहीं बल्कि बहुत बार आई, और राजा जी को क्या लगा कि जो रानी जी है वो उनके पोएम की डिसरिस्पेक्ट कर रही है, इसलिए वो बहुत ही गुस्सा हो गए और अभी तक उन्होंने रानी से बात नहीं की। तो ये सब उनका लड़ाई का कारण था। राम नोडेड थॉटफुली, अब राम ने सोचा और फिर उन्होंने सिर हिलाया। इफ यू लाइक, अगर आप चाहें, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व दिस मैटर, तो मैं इस मैटर को सॉल्व करने का अपना पूरा बेस्ट दूंगा, योर हाइनेस महारानी। बट दिस नीड्स अ वेल प्लान्ड अप्रोच, लेकिन अगर इस मैटर को सॉल्व करना है तो इसके लिए एक बहुत ही ऐसे अप्रोच की जरूरत है जिसके अंदर प्लानिंग पहले से की जाए। एंड आई मे नीड टाइम, और इसलिए मुझे टाइम लगेगा टू फाइंड द राइट स्ट्रेटजी, सही स्ट्रेटजी सोचने में। The queen, who had placed her last hope in Ram, agreed and thanked him profusely. तो अब वो कह रहे हैं कि जो रानी जी थी, अब उनके लास्ट होप कौन थे? तेनाली जी ही थे। इसलिए वो तेनाली जी की बात पे एग्री हो गए और उन्होंने उनका बहुत ही थैंक यू किया। The next morning, the royal court was bustling with activity. Bustling मतलब खूब चहल पहल, बिजी होना, नोइज होना। तो अगली सुबह जो शाही दरबार था, वहाँ काफी एक्टिविटीज हो रही थी, सब बिजी थे, चहल पहल थी बहुत। मिनिस्टर्स, स्कॉलर्स एंड courtiers filled the courtroom. जो कोर्ट रूम था उसमें सब थे, मिनिस्टर्स थे, मंत्री, स्कॉलर्स, विद्वान लोग एंड courtiers जो दरबारी थे, पूरे कोर्ट रूम में ये सब थे। इट्स intricately carved pillars towering towards the high ceiling. intricately क्या होता है? जिसमें बहुत ही डिटेल मैनर में काम किया गया हो। तो वो कह रहे हैं कि जो ये कोर्ट रूम था, इसके जो इंट्रिकेटली कार्व्ड पिलर्स थे, जो स्तंभ थे, पिलर्स थे, वो क्या कर रहे थे? जो ऊपर की छत थी उसको टच कर रहे थे। रेज ऑफ सनलाइट स्ट्रीम्ड थ्रू द ओपन विंडोज, जो सनलाइट थी उसकी किरणें खिड़कियों से अंदर आ रही थी, illuminating the floor adorned with exquisite rugs. तो वो क्या कह रहे हैं कि सूरज की किरणें खुली खुली हुई खिड़कियों से अंदर आ रहे थे और वो क्या कर रहे थे? एक्सक्विजिट का मतलब होता है बहुत ही फाइन और अट्रैक्टिव। रग्स का मतलब जो मैट होते हैं, कालीन होते हैं बड़े बड़े, ठीक है। तो वो क्या कर रहे थे? इन कालीनों से सजे हुए फर्श को चमका रहे थे, सूरज की किरणें वहां पर पड़ रही थी, उनको फिर चमका रहे थे। डिस्पाइट द लाइवली चैटर, अटेंशन हंग इन द एयर। अब सब जगह क्या थी? इतनी बातें चल रही थी, ठीक है, खूब चहल पहल थी, लेकिन उसी बीच में क्या थी? एक टेंशन पूरे वातावरण में फैली हुई थी। द किंग सेट ऑन हिज ऑर्नेट थ्रोन। ऑर्नेट का मतलब डेकोरेटिव, कि जो राजा थे वो अपने डेकोरेटिव थ्रोन पर बैठे हुए थे। हिज एक्सप्रेशन स्टर्न, स्टर्न का मतलब सीरियस, वो बहुत ही क्या हो रखे थे? सीरियस हो रखे थे। हिज शार्प आईज स्कैनिंग द रूम, और उनकी जो तेज नजरें थी वो पूरे रूम को देख रही थी। इट वॉज एविडेंट दैट द अनरिजॉल्व्ड क्वार्रल स्टिल गॉन्ड एट हिम। तो वो क्या कह रहे हैं कि ये साफ साफ दिखाई दे रहा था कि जो उनके बीच ये मैटर हुआ था, जो अभी तक रिसॉल्व ही नहीं हुआ था, ये बहस रिसॉल्व नहीं हुई थी, इसने उन्हें और ज्यादा परेशान कर रखा था। The court discussion was centered on improving paddy cultivation in the empire. अब दरबार में किस बात पर चर्चा हो रही थी? जो पैली था, धान था, उसकी खेती को इम्प्रूव करने पर बात हो रही थी। वन बाय वन, एक एक करके द मिनिस्टर्स रोज टू प्रेजेंट देयर आइडियाज। एक एक करके सभी मिनिस्टर्स अपने आइडियाज किंग के सामने रख रहे थे। सम सजेस्टेड, कुछ ने सजेशन दिया, एक्सपेंडिंग इरिगेशन नेटवर्क्स, while others advocated for better manure. किसी ने क्या सजेशन दिया
कि इरिगेशन नेटवर्क की जो सिंचाई की नेटवर्क है उसको बढ़ा दिया जाए। तो किसी ने क्या कहा कि अच्छी खाद का प्रयोग किया जाए। Amid these suggestions, Tenali Ram stood quietly at the edge of the court, observing everyone with an amused smile. अब सब अपने सजेशंस दे रहे थे, तो इन्हीं सजेशंस के बीच में तेनाली राम जी कोर्ट के एक कॉर्नर पर जाकर चुपचाप खड़े हो गए और वो सबको एक स्माइल के साथ क्या कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे सबके सजेशंस को। फाइनली द किंग कॉल्ड अपॉन राम। अब फाइनली जो किंग थे उन्होंने तेनाली जी को बुलाया। द चैटर इन द कोर्ट डाइड डाउन एज ऑल आईज टर्न टू हिम। अब पहले इतनी चहल पहल हो रखी दरबार में, अब बिल्कुल शांति हो गई जैसे ही सबने तेनाली जी की तरफ अपनी नजरें की। राम अप्रोच द थ्रोन कैरिंग अ प्लेट फुल ऑफ पैडी सीड्स। अब जो तेनाली राम जी थे वो एक क्या लेकर आए, वो एक प्लेट लेकर आए जिसमें क्या थे, धान के बीज थे और सिंहासन की तरफ वो बढ़े। बोइंग लो, झुके वो राजा जी के सामने। ही बिगेन, फिर उन्होंने कहना शुरू किया, योर मैजेस्टी, हे महाराज, आई ब्रिंग यू अ रेवोल्यूशनरी टाइप ऑफ पैडी सीड्स, कि मैं आपके लिए एक नए टाइप के पैडी सीड्स लाया हूँ। किस टाइप के? रेवोल्यूशन टाइप, जो एक क्रांति ले आएंगे। इफ दीज आर सोन, अगर इनको बोया जाए, द यील्ड विल बी 3 टाइम्स। यील्ड का मतलब जो हमें खेती करके फसल मिलेगी, हार्वेस्ट, ठीक है, फसल मिलेगी। तो वो कहेंगे जो फसल है वो 3 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी देन द करंट रिजल्ट, कि जितनी खेती अब हो रही है अगर हम इन बीज का यूज करेंगे तो हमारी खेती इससे 3 गुना ज्यादा हो जाएगी। अ मर्मर स्वेप्ट थ्रू द रूम। अब पूरा जो रूम था उसमें क्या हुआ, सबके खुसर खुसर स्टार्ट हो गई। वन ऑफ द कॉर्टियर्स नॉन फॉर हिज सरकाज। अब सभी दरबारी में से एक था जिन्हें उनके मजाकियापन के लिए जाना जाता था। विस्पर जस्ट लाउड एनफ टू बी हर्ड। उन्होंने क्या किया, मजाक ही मजाक में धीरे से फुसफुसाए, लेकिन इतनी जोर से फुसफुसाए कि सबको सुना जा सके। अब क्या कहा उन्होंने, आई वंडर, मैं हैरान हूँ, इफ दीज आर मैजिक सीड्स, कि क्या ये मैजिक सीड्स हैं। नेक्स्ट, फिर एक और कहते हैं, ही विल क्लेम दे ग्रो विदाउट वाटर। तो वो कहें कि अगली बार तो तुम ये कहोगे कि ये तो बिना पानी के ही उगते हैं। अनदर मटर, फिर एक और पर्सन कहता है, परहैप्स ही फाउंड देम ऑन द मून, कि शायद ये बीज इन्हें कहाँ मिले होंगे, चंद्रमा पर। स्नीकर्स रिपल थ्रू द कोर्ट। स्नीकर्स का मतलब क्या है, सप्रेस लाफ्टर, मतलब सबकी हंसी जो फुसफुसाहट थी वो पूरे दरबार में फैल गई थी। द किंग फ्राउंड अनइम्प्रेस्ड। फ्राउंड का मतलब गुस्सा होना बहुत ज्यादा, तो वो बहुत ही गुस्सा हुए, इम्प्रेस्ड भी नहीं हुए वो तेनाली जी से, और क्या कहा, दैट साउंड्स एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब इलॉजिकल, कि जो बात तुम ये कह रहे हो बिल्कुल इलॉजिकल लगती है, इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है। ही मटर्ड, उन्होंने कहा, सच कल्टीवेशन वुड नीड स्पेशल सॉइल, मैन्योर एंड पेस्ट एंड इंसेक्ट रेपेलेंट्स। तो वो क्या कहते हैं कि ऐसी खेती के लिए हमें स्पेशल मिट्टी, मैन्योर खाद और पेस्ट कीटनाशकों की जरूरत पड़ती है। इफ बाय चांस समथिंग वर टू गो रॉन्ग, आवर फार्मर्स वुड सफर। तो वो कह रहे हैं कि अगर मान लो कुछ गलत हो गया तो इस सब का नुकसान कौन उठाएगा, हमारे फार्मर्स, ठीक है। राम स्माइल, राम स्माइल करते हैं, अनफेज्ड नॉट वरीड, मतलब बिना घबराए। फिर क्या कहते हैं वो, दैट मे बी ट्रू, ये सच हो सकता है, योर मैजेस्टी, महाराज, बट द रियल इशू लाइज नॉट with the seeds themselves but with the person who sows them। तो अब तेनाली जी क्या कहते हैं कि महाराज, जो रियल इशू है, जो असली समस्या है, असली प्रॉब्लम है, वो इन सीड्स में नहीं है, बल्कि वो प्रॉब्लम किस में है, उस पर्सन में है जो इन बोझ को, इन बीज को बोता है, ठीक है। तो तेनाली जी कहते हैं कि मेन प्रॉब्लम बीज में नहीं है, बीज बोने वाले पर्सन में है। A hush fell over the court as
as Rama's word hung in the air. हर्ष का मतलब साइलेंट। तो अब उन्होंने ये बात कही तो पूरे दरबार में चुप्पी छा गई जैसे उनके ये वर्ड दरबार में गूंजे। द किंग्स आईब्रोज फ्रॉड। तो किंग के जो आईब्रोज थे वो सिकुड़ गए। रिंकल मतलब सिकुड़ जाना। व्हाट्स रॉन्ग विद द पर्सन हु सोज द सीड्स। तो वो पूछते हैं कि जो पर्सन इन बीज को बोता है उसके साथ क्या खराबी है, उसमें क्या खराबी है। स्पीक क्लियरली। साफ साफ कहो राम। ही रोड। वो गरजते में बोले। राम राम ग्लैंस अराउंड द कोर्ट। कि जो राम थे वो दरबार की तरफ देखते हैं। हिज शार्प गेज मीटिंग द स्केप्टिकल आइज ऑफ द कोर्ट। स्केप्टिकल मतलब डाउटफुल। अब राम जी की ये सब बातें सुनकर जो दरबारी थे वो सब क्या थे, डाउट में थे। तो वो क्या कह रहे हैं कि राम ने दरबार की ओर नजर दौड़ाई और उनकी जो शार्प नजरें थी वो जो डाउटफुल नजरें थी दरबारियों की उनसे मिली। अब वो कहते हैं इफ वन वर टू सो सीड्स विदाउट प्रॉपर केयर नो वन वुड रीप अ गुड हार्वेस्ट। तो वो कह रहे हैं कि अगर कोई बिना अच्छे केयर के बीज बोता है तो उससे हमें अच्छी फसल नहीं मिल पाएगी। ही सेड। उन्होंने कहा। पोजिंग फॉर इफेक्ट। रुकते हुए कहा। और फिर क्या कहते हैं एंड व्हाट इफ द पर्सन हैड अ हैबिट ऑफ yawning while sowing। और फिर क्या, अगर उस पर्सन को बीज बोते हुए जम्हाई लेने की आदत है तो फिर क्या होगा। वुडंट द सीड स्कैटर अनइवनली। तो क्या जो ये बीज हैं ये अनइक्वली रूप से नहीं फैल जाएंगे। तो वो ऐसे कहते हैं। द court erupted into laughter। अब तेनाली जी की ये सब बात सुनकर सभी दरबारी क्या पूरी तरह से हंसने लगे। द अर्लिएस्ट sarcasms replaced by genuine amusement। अब जो पहले का हंसी मजाक था अब वो केस में बदल गया मनोरंजन में। Even the king caught off guard। caught off का मतलब अनअवेयर होना, ठीक है, जिसके बारे में हमें पता नहीं है। तो वो कह रहे कि यहाँ तक कि जो राजा जी थे उन्होंने भी क्या किया अचानक से। मतलब अचानक से मतलब बिना सोचे समझे। तो जो राजा जी थे उन्होंने भी अचानक से क्या किया, मुस्कुराए, साइड एंड इंस्टिंक्टिवली ह्योर। इंस्टिंक्टिवली का मतलब अनप्लान, ठीक है, मतलब नेचुरली ही उन्होंने भी क्या की जमाई ले ली। राम वॉच्ड हिम कीनली। राम ने उनको बहुत ही ध्यान से देखा। देन कंटिन्यू। और फिर दोबारा उन्होंने कहना स्टार्ट किया यूर मैजेस्टी महाराज इज देयर एनीवन इन दिस वर्ल्ड हु डजंट yawn। कि क्या इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो जम्हाई ना लेता हो। इट इज एज नेचुरल एज ब्रीदिंग। कि जैसे सांस लेना नेचुरल है वैसे ही जम्हाई लेना भी एक नेचुरल चीज है। The king's expression shifted as realization dawned। dawned का मतलब समझना। तो अब क्या हुआ, तेनाली जी की बात सुनकर जो किंग थे उनके एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उन्हें अब कुछ कुछ समझ में आने लगा। His mind raced back to the quarrel with the queen। अब उनका दिमाग वापस वहीं चला गया जहां पर रानी जी के साथ उनकी बहस हुई थी। He remembered scolding her harshly for yawning while he recited his poem। अब उन्हें याद आया कि जब वो रानी को अपनी पोएम सुना रहे थे तो रानी ने क्या की थी, जमाई ली थी और उसके लिए उन्होंने उन्हें बहुत ही बुरी तरह से डांटा था। He realized। उन्हें महसूस हुआ how unfair he had been। कि वो कितने अन्यायपूर्ण हैं। If I had known that yawning was not a sign of disrespect, I wouldn't have taken her gesture so personally। तो वो कहते हैं यदि मुझे पता होता कि जम्हाई लेना अपमान नहीं है तो मैं उनकी इस बात के लिए, इस हरकत के लिए उनको पर्सनली मतलब उनकी ये हरकत इतनी पर्सनली नहीं लेता। ही थॉट। उन्होंने सोचा। रिग्रेट फीलिंग हिज हर्ट। और उनका जो दिल था वो पूरी तरह से पछतावे से भर गया। तो यहाँ पे राजा जी को समझ आ गया कि जमाई लेना क्या है, डिसरिस्पेक्ट नहीं है, ये एक नेचुरल थिंग है। दैट इवनिंग उस शाम द किंग अप्रोच द क्वीन। जो किंग थे वो रानी के पास आते हैं विद अ सॉफ्ट एक्सप्रेशन, ठीक है। अब उनके एक्सप्रेशन कैसे थे, काफी सॉफ्ट थे। अब वो कहते हैं तिरुमलंबन
ही बिगेन, वो शुरू हो गए कहना, हिज वॉइस जेंटल, बहुत ही सॉफ्ट आवाज में कहते हैं। आई हैव बीन फुलिश, मैं मूर्ख हूँ। आई सी नाउ, अब मैं देख सकता हूँ, दैट आई ओवर रिएक्टेड, कि मैंने उस टाइम ओवर रिएक्ट किया था। आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड मी, कि मैं अपने घमंड को अपने पीछे रखता हूँ। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत ही दुख हुआ। द क्वीन हु हैड लॉन्ग फॉर दिस मोमेंट स्माइल एंड रिप्लाई, तो रानी जी वो तो इस मोमेंट का कब से वेट कर रही थी, तो वो स्माइल करते हैं, रिप्लाई करते हैं, इफ यू लाइक, अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको अच्छा लगे, वी कैन लीव दिस क्वाल बिहाइंड अस, तो जो हमारी ये बहस है, जो हमारा ये झगड़ा है, इसको हम पीछे ही छोड़ देते हैं। आई वुड वेरी मच लाइक टू लिसन टू ए पोएम, और जो आपने कविता बनाई है, मैं उसको सुनने के लिए बहुत ही व्याकुल हूँ, बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ। राम हु हैड राम हु हैड ऑर्केस्ट्रेटेड दिस सेटलमेंट, इस वर्ड का मतलब है अरेंज करना, कि जिन्होंने इस बहस को सॉल्व किया, फेल्ट विक्टोरियस, अब उन्हें कैसा फील हुआ कि वो जीत गए। द किंग एंड द क्वीन लेटर प्रेजेंटेड हिम, जो किंग और क्वीन है, उन्होंने उन्हें बाद में काफी प्रेजेंट दिए विद वैल्यूएबल गिफ्ट्स, बहुत ही महंगे महंगे गिफ्ट्स दिए, फॉर हिज सर्विस, उनकी सर्विस के लिए। द रॉयल कपल्स बॉन्ड वॉज रिस्टोर्ड, जो शाही जोड़ा था उनका बॉन्ड फिर से जुड़ गया। एंड द पेनिस ब्रीम्ड वंस अगेन विद जॉय एंड लाफ्टर, ब्रीम का मतलब ओवरफ्लो हो जाना, और जो महल था वो फिर से दोबारा से खुशी और हंसी से भर गया। तो इस स्टोरी में किसकी बात हुई है, इंटेलिजेंसी की बात, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट था उसकी बात हुई है, कि जो राजा जी थे वो अपनी पोएम सुनाने रानी के पास आते हैं, और रानी थक चुकी थी तो वो जमाई लेते हैं, जिसके कारण राजा नाराज हो जाते हैं। ठीक है, उन्हें लगता है कि ये मेरी पोएम सुनना ही नहीं चाहती, वो मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रही है, इसलिए वो नाराज हो जाते हैं, उनसे बात करना बंद कर देते हैं। तो जो रानी जी थी वो बहुत परेशान थे, वो फिर तेनाली जी के पास जाते हैं कि वो राजा जी को समझाएं। तो यहाँ पर जो तेनाली जी थे, उन्होंने बहुत ही सोच समझ के स्ट्रेटजी बनाई, अपने अपने दिमाग का उन्होंने यूज़ किया, और उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स देके, केस रख के राजा जी को उनकी गलती का एहसास कराया। ठीक है, तो ये स्टोरी थी हमारी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।